नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके प्रचार का म्यार बहुत ज़्यादा गिर चुका है और कांग्रेस इसका पूरा लाभ उठा रही है। मंगलसूत्र तक पहुंचने की नौबत क्यों आई, और ये आई भी दूसरे फेज के बाद है। क्या चिंतित हैं आप कि दोनों फेसेस में आपको कहीं नुकसान हो रहा है? विनोद, ये चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय कुछ और है। चिंता का विषय आज है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, राहुल गांधी के जो बयान दिए गए हैं कि हम पूरे देश का एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा के हम आपकी तिजोरियों तक, आपके बुजुर्गों के प्रॉपर्टी तक, आपके सोने तक, आपके मंगलसूत्र तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम उसको आपसे छीनकर सबके बीच में बराबर का बांट देंगे। अब ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं, यहाँ से आपको क्या पता लगता है? यहाँ से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी जो आज धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू हो गई, ये दुर्भाग्य है इस देश का। विनोद जी, इतिहास में भी हमें पता है कि 1947 का जो विभाजन किया गया था, वो यही कांग्रेस थी जो 2 महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टियां बिता रही थी। और वहीं सर पूरे का पूरा एजेंडा तय करने के बाद इन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांटा, उसके बाद 3 टुकड़ों में। और विनोद जी, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, इस देश का तीसरा टुकड़ा भी हो चुका था जम्मू कश्मीर के रूप में। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 90 के दशक में यहाँ पर आके लाल चौक में शेर की तरह ना दहाड़ते और यहाँ पर तिरंगा ना फहराते, तो ये भी पाकिस्तान पे जा चुका था। तो उस धर्म की राजनीति करते करते, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज कांग्रेस का मयार इतना गिर चुका है कि ये किसी भी लेवल तक। अभिजीत जी, आपको पता है कि 400 पार आपने जाना है, फिर आपको डर क्यों? इनकी सरकार कब आएगी इंडिया ब्लॉक की? आप इतना डर क्यों रहे हैं और डरा क्यों रहे हैं? विनोद, ये डर की बात नहीं, डर और डराना नहीं विनोद, ये डर की बात नहीं, ये है ये है भारत की 148 जनता को सचेत करना कि देखें ये कांग्रेस किस लेवल पे आज राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेसी कहां पर आगे, कर्नाटक क्या पूरा देश देख नहीं रहा है कि 12% एक धर्म विशेष के लोगों को 22 से 27% का आरक्षण ओबीसी का कोटा काट कर दिया जा रहा है? तो देश देख नहीं रहा क्या? तो हमारा ये बनता है, और प्रधानमंत्री का प्रधान सेवक होने के रूप में उनका ये बनता है कि पूरी जनता को जो है कम से कम इससे अवगत तो करवाएं कि क्या षड्यंत्र रच रही है ये कांग्रेस। और कांग्रेस के षड्यंत्रों से हम लोगों ने कितना भुगतान भुगतना है? 60-70 साल तो हो गए हमारे को कांग्रेस के इसी षड्यंत्रों के चलते। अब क्या देश इसी राह पर चलता रहेगा? हम देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम 2047 में सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये कांग्रेस फिर हमें धर्म के नाम के ऊपर बांटकर हिंदुस्तान के और टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। और टिकट किसको देते हैं? उसी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लीडर को। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पर्टिकुलरली दिल्ली से किसी एक व्यक्ति विशेष को, टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया को, लीडर को टिकट देने का क्या मतलब है? ताकि दिल्ली से मैसेज जो है पूरी दुनिया के अंदर जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाए कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है और कांग्रेस क्या करना चाहती है। केवल एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति आप जिसको एक्सरे करवाने की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सर्वे है वो, तो क्या ये शब्द इस्तेमाल करना कि आपकी संपत्ति का राइट मुस्लिम को पहले है, तो ये सारा पैसा, आपका वेल्थ, आपके मंगलसूत्र मुस्लिमों के पास चले जाएंगे। आपने मिनॉरिटी शब्द का भी इस्तेमाल किया, मुस्लिम का भी किया, ज़्यादा बच्चे वालों का भी किया। ये तीनों शब्द किए कि इस्तेमाल में? सबसे पहली बात ये आती है कि मेरे को बताएं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो ज़्यादातर तो मौन ही रहे, उन्होंने जब अपना मौन तोड़ा था तो क्या उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था? और क्यों किया था? वो कहते हैं एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे पेश करते हैं, आप कहते हैं तोड़ के पेश करते हैं। आप तो चैनल्स हैं विनोद जी, आप निकाल के देख लीजिए क्या वो शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि नहीं किया गया था उस समय। तो जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको इस चीज़ की होना चाहिए। हम तो साफ चीज़ कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो आज भी मैं चीज़ कहता हूँ, हमारे देश के जितने संसाधन आते हैं, हमने कभी किसी के अंदर कोई आज तक नहीं हो। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ कि 2000 रुपये आता है तो सायरा बानो के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में भी जाता है। वंदे भारत ट्रेन के ऊपर कहीं बोर्ड लगा कि केवल हिंदू बैठेंगे, मुसलमान नहीं बैठेंगे, या एम्स के ऊपर बोर्ड लगा कि केवल मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए नहीं है। हम तो कभी नहीं कर रहे। लेकिन आप अगर पूरी जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे, एक सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए ऐसे बात करेंगे, और आज तो उन्होंने हदें पार कर दी इनके इंडिया अलायंस ने। आज तो ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, आपने नहीं सुना? तो वोट जिहाद से क्या मतलब है आपका? यानी कि हमारी गलती क्या है? हम ये बताना चाहते हैं हमारी गलती क्या है। सबसे प्राचीन सभ्यता सनातन की सभ्यता, आज उस सनातन की सभ्यता का आज जाके एक मुल्क बचा है पीछे, उस मुल्क को भी अब आप बांट दो। ये कहां की राजनीति कर रही है कांग्रेस? ये तो बताना पड़ेगा कांग्रेस को, इनके नेताओं को बताना पड़ेगा कि क्या सनातनी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे? तो सनातन को मिटाते मिटाते दुनिया मिट गई, सनातन आज भी कायम रहेगा। कांग्रेस मिट जाएगी लेकिन सनातन हमेशा कायम रहेगा। लेकिन 80-20 का स्लोगन आपको सूट करता है ना विनोद जी? मुझे बताएं, जब शुरुआत आप लोग ऐसी करोगे, मेरे देश के लोगों को गुमराह करोगे, मेरे देश को बाबा भीमराव राम जी अंबेडकर
ने जो मेरे देश को एक संविधान दिया था, जिसके अंदर जाति के नाम पर जिन लोगों की उत्पीड़ना हुई थी उनको एक आरक्षण देने की एक फैसिलिटी रखी गई, जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी तीनों आते थे। आज उनका आरक्षण आप खा के धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये बाबा भीमराव राम जी का अपमान नहीं है? क्या अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं है? क्या इस देश के अंदर जो आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं उसको नहीं है? हम तो गर्व से कहते हैं कि हम गांधीयन आइडियोलॉजी को मानते हैं कि ठीक है, परिवार होना चाहिए, उसकी संपत्ति भी होनी चाहिए। ये तो मार्क्सिस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं देश को, ये तो कैपिटलिस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं देश को। और दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, ना मार्क्सिस्ट कामयाब हुए, ना कैपिटलिस्ट कामयाब हुए। कामयाब कहीं हुई तो डेमोक्रेसी कामयाब हुई, कामयाब कहीं है तो सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान का कल्चर है ये कामयाब है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन आज खतरा किसे है? क्या खतरा उन लोगों को नहीं है जिनके नाम पे आज राजनीति आप कर रहे हो? और कांग्रेस ऐसी अपीजमेंट पॉलिसी क्यों कर रही है? इसका कारण तो कांग्रेस वाले बताते कम से कम। वोट जिहाद जैसा लफ्ज निकालना। अभी आप देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता ने वहां पर कहा है कि जितने, वो भी इन्हीं के इंडिया अलायंस के हैं, कि जितने हिंदू है इन सबको पकड़कर 3 दिन के अंदर मैं भागीरथी में डिबो दूंगा। इसका क्या मतलब है? मतलब हिंदुओं की गलती क्या है मुझे बताएं, हम सनातनियों की क्या गलती है? एक देश हमारे पास बचा है, उसको भी आप चाहोगे कि इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए? आज कांग्रेस की मानसिकता सबको पता लग रही है। डेमोक्रेसी ही सबसे एक कारण है जिसके हम फ्लोरिश कर सकते हैं, देश को आगे विकसित रूप से ले सकते हैं। लेकिन ये कौन सी डेमोक्रेसी? इंदौर, गुजरात, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन, और कितने गुना हुए? 4 सरकारें तोड़ी आपने, 226 विधायकों को खरीदा। ये डेमोक्रेसी है? देखिए, तभी तो यूनाइटेड नेशन में इंटरवेन करता है, कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये मौका कांग्रेस को भी मिल जाता है आप पे लांछन लगाने के लिए कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बचाना है। और दूसरे आपके विधायक कहते हैं कि 400 से ज्यादा दीजिए, कोई बड़ा बदलाव करना। बड़ा बदलाव क्या करना चाहते हैं आप? मैं आपको दोनों चीज़ों के ऊपर चाहूंगा कि आपके दर्शकों को अच्छी तरह से बताया जाए। एक आधा कोइंसिडेंट किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अगर होता तो उसे पार्टी के साथ लेबल नहीं किया जा सकता। किसी ने गलती की है, आप मणिशंकर अय्यर को खूब बेचते रहे कि नहीं? आप मणिशंकर अय्यर को आप बेचा कि नहीं? मणिशंकर अय्यर आज बोल रहा है, कांग्रेस अभी भी वही बोल रही है जी। क्या राहुल गांधी उससे भिन्न बयान दे रहे हैं? क्या फवाद खान जो है कांग्रेस जो पाकिस्तान में जो एमपी है, क्या उसके ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के जो वीडियोज हैं वायरल नहीं किए जा रहे? मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पर चुनाव चल रहा है, इसमें पाकिस्तान वाले क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या अगली बारी कांग्रेस पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ने वाली है? पहले तो ये क्लियर कर ले। आज उनके फवाद हुसैन के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी वायरल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं जी? मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है? एक ऐसा मुल्क जिसने हमारे को सिवाय घावों के आज तक कुछ नहीं दिया, जिसमें लाखों लोग, मेरे जम्मू के अंदर आज कब्रों में अगर दफन है तो पाकिस्तान की वजह से दफन है। वहां का फवाद हुसैन जो फवाद खान जो है, अगर वो अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को प्रमोट करता है, इससे क्या मतलब? देश की जनता को इससे क्या मैसेज लेना चाहिए? आप मणिशंकर अय्यर की बात करते हैं, आप कहीं से शुरू हो जाइए। इनकी तो बेशक राजनीति यही रही है विनोद जी। लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग, चुनिंदा लोग बयान देते हैं, वो असेसरी है, वो बीजेपी का बयान नहीं है। हमने तो वैसे ही सेम कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि मणिशंकर असेसरी हैं। मुझे बताएं, कांग्रेस के जब जो इनके युवराज हैं, युवराज की मानसिकता आपके सामने है, तो पूरी कांग्रेस किससे जानी जाती है? आज तो उसी को आप प्रधानमंत्री बनाने की फिराक में है। उसको आप तो छोड़िए, पाकिस्तान भी उसको प्रधानमंत्री बनाने की फिराक में है, क्योंकि डरता है पाकिस्तान। उसको पता है मोदी जैसा शेर यहां पर बैठा, और जब से मोदी जी आए पाकिस्तान की दुर्दशा देखिए क्या होगी। और हर एक काम के लिए युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, बिना लड़े भी बड़ा कुछ हो जाता है। घर पे घुसकर भी मारा जा सकता है और भीख भी मंगवाई जा सकती है पाकिस्तान जैसे देश को, जब आपके पास एक दृढ़ निश्चय वाला, साफ सुथरा और 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हो। अभिजीत जी, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो साल साल का प्रधानमंत्री आपको मिलेगा। आपको ऐसा डर लग रहा है कि 2 चरण के बाद कहीं फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना मिले और सरकार कांग्रेस बना ले, इसलिए आप लोगों को इस बात से डरा रहे हैं कि एक साल का प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। देखें, मुझे लगता है मैंने जो पहले बात कही कि देश की जनता को अवगत कराना कि देश के हित में क्या है और देश के अगेंस्ट क्या है। क्योंकि चक्कर यह है कि आज अगर आप देखें सोशल मीडिया के इस दौर में, जब पाकिस्तानी भी आपकी मदद कर रहे हो, तो देश गुमराह हो सकता है, देश गुमराह हो सकता है। इसलिए देश को बताना, बाकी हम तो जानते हैं हम 400 के पार जाने वाले, हमें भली भांति पता है हम, लेकिन हम ये चाहते हैं इस तुष्टीकरण की राजनीति का कहीं जो गरीब, जो आम, कोई आदिवासी, कोई एससी, कोई एसटी, ओबीसी कहीं इसका शिकार ना हो जाए। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को खुद ये बीड़ा उठाना पड़ा। बनता तो ये था कि हम अगर खुद ब खुद इस चीज को रियलाइज करते और लोगों के बीच में पहुंचाते, लेकिन सिचुएशन कितनी डेंजरस है आप सोचिए कि किस लेवल तक ये लोग चले गए हैं कि आज ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। तो क्या देश के लोगों को अवगत कराना इसमें गलत है? बड़ा अच्छा है जो कुछ भी कहा गया, बहुत अच्छे बयान है। डीपीए शब्द का इस्तेमाल किया है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी। और आप सुनिए, आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने या इंडिया ब्लॉक ने आपको इतना घेर लिया है कि खुद आरएसएस चीफ को
मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत को आकर के ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि हम आरक्षण के खिलाफ कतई नहीं हैं और जो संविधान के मुताबिक आरक्षण है उस आरक्षण को वितरित किया जाएगा। डर है। देखिए विनोद जी, इसमें एक फ्रेज अगर आपको इंग्लिश की याद हो, एक मुहावरा, एक स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। तो अगर छोटी सी भी चिंगारी कोई कहीं से अगर कोशिश करता है तो पूरे देश में सबका ये उसके अंदर मुझे लगता है एक दायित्व बनता है कि उस चिंगारी को वहीं दबाकर बताया जाए देश के लोगों को कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम इन लोगों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं ये देश को पीछे धकेलने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2047 में देश विकसित बने। आज देश जो है बड़ी दूर निकल रहा है, बहुत आगे निकल रहा है कि हम 11वें नंबर से 5वें नंबर और 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने चाहते हैं। तो इसमें हर एक इंसान का फ्यूचर है। अभी आप देख लीजिए, अब जो प्रोडक्ट किया गया IMF के थ्रू कि आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर पर व्यक्ति आय कितनी बढ़ने वाली है, हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ने वाला है, हर एक चीज देश के अंदर की जा रही है। 60-70 साल तक आप क्यों नहीं कर पाए? 60 देश पूछेगा नहीं इनसे? क्या 70 साल का रिपोर्ट कार्ड इनका नहीं चाहिए? हमारा तो 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर सभी हाय तौबा मचाते फिरते हैं, और वो भी रिपोर्ट कार्ड जिसमें सभी A++ मिले हैं हमारे को, उसमें सब हाय तौबा मचाते। तो इनके 70 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं क्या हमें पूछना चाहिए? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग कैसे गरीबी रेखा से उठकर ऊपर जाओ? अब तो उससे भी ज्यादा हो गए जो उससे ऊपर उठकर आ गए। आपके समय आप 2.5 करोड़ भी ऊपर नहीं ला सके, उसका कारण क्या था? क्या इनसे पूछना नहीं चाहिए कि इतने बड़े बड़े आपने स्कैम किए, जीप स्कैम से झारखंड तक के स्कैम नहीं पूछने चाहिए? और उसी झारखंड के अंदर सोचिए कांग्रेस की मानसिकता तो यहीं से दर्शाई जाती है विनोद जी। क्या आप सोचिए, झारखंड के अंदर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के बयानों को बदलकर कांग्रेस अपनी मंशा के बयान, दलित विरोधी बयान, OBC विरोधी बयान उसमें डालकर देश को देना चाहते, तो यहां से आपको कांग्रेस की मानसिकता नहीं दर्शाई जाती? कांग्रेस क्या कहना चाहती है? वो कांग्रेस का ही ट्विटर हैंडल है। झारखंड वही झारखंड है जहां 363 करोड़ रुपया कांग्रेसियों से भी पकड़ा गया है। तो ये करना क्या चाहते हैं देश के अंदर? आज देश को बचाएं तो किससे बचाएं? उन पाकिस्तानियों से बचाएं जो पाकिस्तान वाले आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, या इन जो अंदर की काली भेड़ इनसे बचाएं? मिराकल किया है, मान लेते हैं 10 सालों में इस एनडीए हुकूमत ने मिराकल किया है, लेकिन उस मिराकल के नाम पे वोट मांगिए ना। क्यों जरूरत पड़ती है 80-20 की? क्यों राम मंदिर के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर, CAA के नाम पर, 370 के नाम पर वोट मांगते हैं? और खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर मौलाना आजाद स्टेडियम में आकर के कहते हैं कि हमने 370 में संशोधन किया है, हमें 370 सीटें तो एटलीस्ट चाहिए। आप मांगिए ना। आपने गरीबी रेखा से इतने ऊपर लोग लाए। विनोद जी, अच्छा काम जो भी किया है उसका लोगों के बीच में प्रचार करने में मुझे बताया किसको परहेज है? अगर राम मंदिर बना, 500 साल से हमारी आस्था के ऊपर जो प्रहार किया गया था, उसके अंदर अगर हमारी आस्था फिर से अगर रिस्टोर की गई, हमारी वो खोई हुई गरिमा हमें वापस लौटाएगी, इसका लोगों में बात करने में किसी को क्या हर्ज होना चाहिए? ट्रिपल तलाक के ऊपर हम बात क्यों ना करें? ट्रिपल तलाक जो पाकिस्तान जैसा देश नहीं फॉलो करता, जिसे बांग्लादेश फॉलो नहीं करता, हमारे देश में कांग्रेस केवल और केवल कुछ पर्टिकुलर उसके अंदर भी देखिए, जो उस धर्म विशेष के अंदर चंद लोगों को खुश करने के लिए इसको चलाती ली यहां पर हिंदुस्तान के अंदर, उसकी बात हम क्यों ना करें? क्या मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं है? क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार होना चाहिए? हम कहां गलत कर रहे हैं? हम तो जो कर रहे हैं, जो हमने कार्य किया, हमें एक एक कार्य जो किया है उसमें हमें अभिमान भी है, और एक एक कार्य किया है हम संतुष्ट हैं अपने उस कार्य से कि हमने देश हित में वो कार्य किया है। और हमने वो कार्य जो है वो हिंदू मुसलमान या मर्द औरत देखकर नहीं किया, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया है। कहा जाता है 2014 के चुनाव आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे और जीत गए थे, और 2019 के चुनाव आपने पुलवामा पे लड़े, पुलवामा के शहीदों की तस्वीर दिखा करके वोट मांगे, और इस पर फिर सत्यपाल मलिक को भी बीच में जोड़ा जाए, जो स्टेटमेंट वो देते हैं। देखें, देश 2014 तक किस तरह से ग्रसित था आपको पता होगा। जब 2004 में लेट स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके हाथ में जब हुकूमत दी थी, तब 7% से इकोनॉमी, 8% से इंडस्ट्रियल सेक्टर, और शायद 9% से आपका ये जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ग्रो कर रही थी सारी की सारी। जब इनके हाथ में दिया गया, उसके ठीक 4-5 साल के अंदर डबल डिजिट की इन्फ्लेशन देश के अंदर हो गई। देश के सारे बैंक खत्म हो गए, केवल और केवल देश में बैंक बचा था तो ब्लड बैंक बचा था। जब आपके हाथ में इतनी तरक्की कर कर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जीती, तो आपने देश का इतना जो बेड़ा गर्क किया, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया, कॉमनवेल्थ स्कैम, ये स्कैम, इतने स्कैम में नाम लूंगा पूरा दिन निकल जाएगा। उसके बाद अगर भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी बिटाने के लिए हमारी सरकार बने, तो बताएं इसमें देश में गलत क्या है? 2019 में हमने जो 2014 से जो हमने कर अपने देश के लिए जो हमने किया था और हम जहां पर पहुंचे थे, उसके ऊपर अगर हमने कोई बात की तो उसमें गलत क्या है? 2019 में आकर अगर आपके देश के अंदर आके अगर आपको कोई घात पहुंचाता है, आप पाकिस्तान में घुस कर जाकर लोगों को मारते हो, तो क्या ये गलत है?
वरना वो टाइम भी था हमारे यहां पर हमारे सैनिकों के शेर काट कर पाकिस्तान वाले ले जाते थे, तो हमारी यही मनमोहन की सरकार हमारे सैनिकों के हाथ पीछे बांध दिया करती थी। बताएं, क्या हिंदुस्तान ऐसी जिंदगी जीना चाहता है? क्या हिंदुस्तान चाहता है कि हमारी सेना की इस तरह से हाथ बांध दिए जाए? ये तो हिंदुस्तान को तय करना है, और 2024 में आज हिंदुस्तान तय कर लेगा कि कौन आज धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है और किसने देश की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचाया। कौन वो प्रधानमंत्री है कि दूसरे देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भी आकर उनके चरण स्पर्श करने की इच्छा रखते हैं। कौन सा वो प्रधानमंत्री है कि जिसका जिस देश में जाता है वहीं पर उसका उस देश से भी ज्यादा उसका नाम वहां पर होता है, पूरी दुनिया उनको देखने के लिए उमड़ पड़ती है। वो कौन सा प्रधानमंत्री है जहां पर यूनाइटेड नेशन, जिसका आप नाम ले रहे थे, जिसको मैं फेलियर ऑर्गेनाइजेशन कहता हूं, जहां पर वो फेल हो जाती है, वहां नरेंद्र मोदी जी का सिक्का चलता है और वो दो देशों का युद्ध रुकवाकर अपने बच्चे तो निकलवाते हैं, इस पाकिस्तान के बच्चे भी निकलवा कर लाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री, आज यशस्वी प्रधानमंत्री आपके पास है, तो आप किसकी बात सुनेंगे? उसकी बात सुनेंगे जिस बेचारे को लॉन्च करते करते आज कांग्रेस वाले भी तंग आ गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। सत्यपाल मलिक की स्टेटमेंट पर आपने जिक्र नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, इस देश में काली भेड़ों की कमी नहीं है, कहीं से भी कोई भी आ सकते। जब तक कुर्सी थी, जब तक आप बैठे थे, तब तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आया। आपके बैठे बैठे चीज थी, अगर आपको लगता था बेसिकली, तो था ही कुछ गलत नहीं। जो स्टेटमेंट थी खुद की मन की बुनी हुई स्टेटमेंट थी। अगर उस समय आपको लगता था कुछ इतना ही अगर गलत हुआ है, अगर आप में थोड़ी भी गैरत होती, मलिक साहब जरूर सुनिएगा, मलिक साहब, अगर आप में थोड़ी भी गैरत होती आप उसी समय छोड़ देते। लेकिन करें क्या, मलाई थी कुर्सी की, और आपको पता है कि आज आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए पूरा देश आपको भी जानता है और हमें भी जानता है। और हमें प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए किसी चीज का। हमें पता है जब हमारे साथ उड़ी वाला हादसा हुआ था, हमने घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा था। हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसका सबूत कांग्रेस और कई पार्टियां हमसे, हमारे सैनिकों से और हमारी वायुसेना से मांगती रही। हमें पूरा गर्व है जिस चीज के लिए हमने, और आज हिम्मत करे पाकिस्तान हमारे ऊपर नजर उठा के देखने की, आंख उठाकर तो दिखाए। आज कांग्रेस को देख लीजिए किस तरह से फवाद जो है इनका मेंबर पार्लियामेंट आज राहुल गांधी को प्रमोट कर रहा है। तो हमें पता है कांग्रेसियों का और पाकिस्तान का क्या इलाज करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। 400 से अधिक सीट मांगकर क्या आप कौन सा बड़ा बदलाव करना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक इसको उस तरीके से लेकर के पिछड़े आदिवासी वर्ग में जा रही है, दलित वर्ग में जा रही है कि ये आपका आरक्षण खा जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो दलितों की, ओबीसी की, एसटी के आरक्षण की फिक्र कभी कांग्रेस को हो सकती है? आप मुझे बताएं। ये देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी एंटी दलित है। मैं आज प्रूव करके देता हूं आपको इस बात को। 1947 में जब कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी अंग्रेजों की इंप्लीमेंट कराकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान बनाया, बाद में तीसरा बांग्लादेश भी बना। 23% के हमारे खासकर दलित समाज के लोग जो है वो पाकिस्तान में रोक लिए गए थे, जबरन रोक लिए गए थे जिन्ना के द्वारा। उसके बाद वो 23% बेचारे आज 2.3% रह गए। क्यों रोके थे? जिन्ना ने कहा था कि मेरे देश मेरा पाकिस्तान साफ कौन करेगा अगर ये यहां से दलित चले जाएंगे। अगर कांग्रेस के मन में इतना से भी दलितों के लिए प्यार होता, इतनी सी भी दलितों के लिए रहम होता, तो अपने उन लोगों को वापस हिंदुस्तान लेकर आते, वहां पर उन्हें कन्वर्ट होने के लिए ना पीछे छोड़ देते, वहां पर उनको पाकिस्तान की गंदगी साफ करने के लिए ना छोड़ देती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो इतिहास है यही बताता है कितने तगड़े दलित विरोधी ये रहे हैं। और आज जो कांग्रेस बात कर रही है, बताएं, बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर ने कभी कहा था धर्म विशेष के नाम पर आप राजनीति करो? उन्होंने कभी धर्म विशेष के नाम पर रिजर्वेशन की बात की थी? कांग्रेस ने तो प्रूफ किया कर्नाटक के अंदर कि 12% के लोगों को दलितों का शेयर छीनकर 27% की रिजर्वेशन दी जाए। ये तो कांग्रेस ने काम किया हुआ। हम अगर इस पे बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है मुझे बताएं। कांग्रेस दलित विरोधी है, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। दलित विरोधी है, एसटी विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। और हमारा भी इतिहास निकाल के देख लीजिए, जब एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के प्रेसिडेंट बने थे तो कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद एक दलित समाज से प्रधानमंत्री बने, आज एक आदिवासी महिला इस देश की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये कहां से किया? हमारे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो हम कर रहे हैं लोगों के बीच में है, जो कांग्रेसियों ने किया है वो भी लोगों के बीच में है। और आज मेरे दलित समाज का, एसटी ओबीसी का हक खाने पे कांग्रेस उतरी हुई है। कभी आपको लगा है कि दलित समाज आपसे नाराज है? ये 2 चरणों में ऐसा लगा है कि दलित ने अपनी नाराजगी जाहिर किया अपने मताधिकार से? जी, मुझे देखिए, मेरे को लगता है कि यहाँ का दलित समाज अच्छी तरह से जानता है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और किसके। आज आप हमारा भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि हमारे जितने मिनिस्टर्स बने हैं उनमें कितने ओबीसी हैं, कितने दलित रहे हैं, कितने बाकी रहे हैं, वो आपके सामने ही है। तो हमारी ही ये इतनी बड़ी कैबिनेट है जिसके अंदर आपको सभी तरह के फूड नजर आएंगे। वरना कांग्रेस की भी उठाकर देख लीजिएगा उनके समय पर क्या हाल था देश का। तो इसीलिए कम से कम लोगों को, दलितों को गुमराह करने वाली ये कांग्रेस इतनी बात याद रखे कि दलितों के लिए हमारी आइडियोलॉजी ही दलितों के साथ है। मैं बताना चाहता हूं, वीर सावरकर जी का अगर आपको याद होगा, वीर सावरकर जी का सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी के साथ हो, बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर के साथ का, दोनों का बड़ा स्नेह था। बाबा भीमराव रामजी वीर सावरकर के बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। कारण क्या था? कांग्रेस कारण यही था वो टाउट थे जी। वीर सावरकर को कहते कांग्रेस
ये कहती है कि वो अंग्रेजों के ताउत थे। अरे मुझे बार बार वो कहते हैं। अरे कांग्रेसियों, मुझे एक बात बताओ पहले, जी तुम्हारे में से कितने तुम्हारे नेताओं ने काला पानी देखा भी है? जी। देखा किसी ने काला पानी? 5 स्टार जेलों के अंदर जो तुम जाया करते थे, उस जमाने के पकवान परोसे जाया करते थे, अंदर हम हर टाइप की चीज आपको प्रोवाइड, उसे आप जेल कहते थे। अंग्रेजों के बनाए हुए 5 स्टार के क्लोज डोर को अगर जेल कहने वाली कांग्रेस अगर वीर सावरकर के ऊपर बात करेगी तो जरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि किसने काला पानी काटी। और वीर सावरकर जैसे कितने थे जिन्होंने काला पानी काटी, वो सभी के सभी हमारे संघ परिवार से आते थे, हमारी आइडियोलॉजी से वो लोग आते थे। तो कम से कम इस तरह की बात कांग्रेस करती है। बढ़ाने का चिट्ठी भी लिखी थी वीर सावरकर ने। मुझे एक बात बताएं, जब एक इंसान अगर कहीं पर है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से निकलना और निकलकर देश को नई राह देना, उसके लिए जो ठीक किया मुझे लगता है बड़ा अच्छा किया। लेकिन काला पानी में कौन था, ये कांग्रेसी जवाब देते। और उनका एक नेता भी अगर कांग्रेस का आज तक अगर काला पानी की सजा काटी तो मैं यहां बैठा हूं उसका प्रमाण देने के लिए। अभिजीत जी, आप ये टाल क्लेम करते हैं बार बार, आपसे मुख से ही सुनता हूं मैं, 2 करोड़ 11 लाख यहाँ पे टूरिस्ट आए, पत्थरबाजी बंद है। 2.5 करोड़। हाँ नहीं, 2 करोड़ 11 लाख ही आप बोलते हैं। नहीं, आए 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ ज़्यादा कम कर दिया आपने। आप कहते हैं G20 सफल आयोजन, पत्थरबाजी गायब, आतंकवाद कंट्रोल में, अलगाववाद समाप्त। फिर हिम्मत नहीं पड़ी आपको, इतना काम करने के बावजूद भी 3 सीटों में कोई कैंडिडेट दे देते। देखिए विनोद आप जी, देश भर में एक मैसेज भेजते कि हमने काम किया है और कश्मीर में सुधार हुआ है। विनोद जी, मैं एक चीज़ आपको याद करवाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, अटल जी ने एक बारी कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, केवल देश रहना चाहिए। देश अगर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। देश हित के अंदर हमें कोई उत्सुकता नहीं है कि हर जगह पे हम ही आकर जीते, हमें इस चीज़ की उत्सुकता नहीं है। हम चाहते हैं कि देश सर्वप्रथम रहना चाहिए और देश की आइडियोलॉजी हर जगह पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है। जहाँ तक अगर आप 3 सीटों की बात करते हो, वहाँ पर 3 सीटों पे वही उम्मीदवार जीत कर आएगा जिसको भारतीय जनता पार्टी पहली बात सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, हमारी मेन जो जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ाई है वो परिवारवाद के केस है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने चंद परिवारों के चलते बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जी जी। लेकिन अभिजीत जी, परिवारवाद की परिभाषा आप अपने हिसाब से बदल लेते हैं। एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, तो आपको परिवारवाद दिखता है। आप कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। अनुराग ठाकुर की बात करूं, राजनाथ सिंह के सुपुत्र की बात करूं, या फिर गोपीनाथ मुंडे की बात करूं, प्रमोद महाजन की बात, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? विनोद जी, परिवारवाद किसे कहा जाता है? परिवारवाद कहा जाता है उसको जब का एक परिवार पूरी पार्टी चला रहा हो। जब पूरे का पूरा परिवार किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है या पूरे का पूरा परिवार किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, परिवारवाद नहीं कहा जाता। उसे यह कहा जाता है कि आपके पूरे परिवार की जो आइडियोलॉजी है वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ चलती है। अगर आप अपने परिवार में अपनी आइडियोलॉजी नहीं चला सकते तो देश आप खाक चलाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे परिवारवाद की जो आप परिभाषा देते हैं, अगर आप माननीय अनुराग ठाकुर जी की बात करोगे तो कहाँ पर बचपन से ही मुझे लगता है वो इस आइडियोलॉजी के साथ है। कब छोटी सी उम्र में कठुआ के अंदर उन्होंने अपनी, आप ये भी तर्क देंगे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी बनेगा, मैं मानता नहीं, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, ये नहीं मैं मानता। लेकिन है अगर अच्छी बात, अगर आपका बेटा कन्विंस होता है आपके चीजों से, आपके काम से, और उसमें अगर वो हुनर है तो वो जरूर बने। अगर उसमें वो हुनर नहीं है तो फिर आप चाहे लाख कोशिश करें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, वो हर बार पिटेगा ही पिटेगा। फिर आप जितना मर्जी लॉन्च कर लें उसको, फिर भले पाकिस्तान भी उसको लॉन्च करने में आपकी मदद करे, वो लॉन्च नहीं होगा। ये मेरे से लेकर चलेगा। लेकिन वो दावा करते हैं कि जो 2 यात्राएं निकाली हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, उससे लोकसभा चुनाव में लाभ मिल रहा है। और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, वो बौखलाहट का एक निशानी है। कौन सी यात्रा विनोद जी? अब वो यात्रा मैंने भी देखी थी जो पहले इन्होंने जोड़ो तोड़ो यात्रा बनाई थी। यहाँ पर जम्मू के अंदर पीछे हज़ारों ट्रकों का काफिला पीछे से लेकर आए थे और उसके अंदर वैनिटी वैन्स कितनी थी, क्या लग्जरियस यात्रा थी जी। वो वैनिटी वैन्स भी मैंने देखी थी। उसके बाद वो यात्रा जैसे ही कश्मीर के अंदर एंटर की, उसे एक बैसाखी एनसी की, दूसरी बैसाखी पीडीपी की लेना पड़ी। हाँ, उसके बाद ये ज़रूर देखिएगा कि उसके बाद जो स्कूटर चलाया गया था वहाँ पर, स्नो स्कूटर, दीदी जी पीछे, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 90 के दशक में आकर यहाँ पर ललकारा था टेररिस्टों को कि तुम्हें यहाँ पर हम तो नाबूद कर देंगे। इसीलिए आज उन्होंने यहाँ पर लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा चलाया। उसके बाद आ जाओ दूसरी जो यात्रा की इन्होंने, न्याय यात्रा। अरुणाचल प्रदेश जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो ये सोच चुके हैं। एक गांव है, बड़े कम लोग जानते होंगे, लंगजन नाम है उसका, जो गांव ये उस समय नेहरू जी के दशक में चीन को सौंप चुके हैं और आज चीन वहां पर गांव बना रहा है। उसका भी ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ते हैं कि जी आपकी वजह से बन रहा है, नेहरू जी ने परोसा था
तो आज वहां पर अगर गांव बन रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसी तरह से जो पैंगोंग सेल जो लेक है, वो लेक भी आपके नेहरू जी के समय पे आपने चीन को सौंप दी। आज उस पर चीन पुल बना रहा है तो ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ रहे हैं। तो कम से कम अपना इतिहास, मुझे तो लगता है राहुल गांधी को भी अपने पूरी पार्टी का इतिहास नहीं पता होगा। पहले अपना इतिहास निकाल के देख लीजिएगा, नहीं पता तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको इतिहास क्या है आपका। आज 1 इंच भी अगर चीन अंदर आने की हिम्मत करता है तो गलवान में हमारे शेरों ने बता दिया कि भारत की जो फौज है बिना हथियारों के भी अपने हाथों से भी सक्षम है आप लोगों को नाकों तले चने चबाने के लिए। और जो शहादतें वहां पर दी गई ये बताती है कि हमारे देश की सेना सक्षम है अपने देश की सभी सरहदों की रक्षा करने में। लेकिन उनका तो ये कहना है कि काफी अंदर तक चीन आ चुका है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, लॉन्गजन एक गांव जहां पर वो बना रहे हैं वो दिया हुआ है। उसके बाद पैंगोंग सो लेक का कुछ पार्ट जो नेहरू जी ने दिया हुआ उनको परोसा हुआ है। अब उसके अंदर अगर आप बोलोगे तो वो तो नेहरू जी से पूछना पड़ेगा, और दुर्भाग्यपूर्ण या भाग्यपूर्ण आप समझ लीजिए, आप पूछ नहीं सकते नेहरू जी। लेकिन चीन पर वो आपको जमकर घेरते हैं। देखिए वो तो उनकी मजबूरी समझिए ना, चीन तो उनका एक बैंक था। चीन तो कांग्रेस का एक बैंक रहा हुआ। राजीव गांधी फाउंडेशन, बाद में इन्होंने केस तोड़ मोड़ के कुछ किया होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपया चीन से लिया है। अक्साई चिन, डूरू वैली, चाबी वैली, तीनों चीनों की जब चाबी परोसी गई है चीन को, तो उस समय यहां पर कौन था, किसकी सरकारें थी? तो कम से कम ये जवाब दे लें जरा खुद ही राहुल गांधी जी। जब इसका जवाब देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। आज देश की, हमारे देश की तरफ कोई भी अगर टेढ़ी आंख उठाकर देखता है तो उसको सबक सिखाया जाता है। आज समय ये आ गया कि जो पीओजे के भी आपने पाकिस्तान को परोसा था वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला बहुत जल्दी। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।